नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन का किया शुभारंभ। आयुर्वेद को मिल रहा वैश्विक बढ़ावा। टनकपुर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पदयात्रा में भी हुए शामिल। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के नामांकन प्रक्रिया जारी। 32,934 पदों के लिए होगा चुनाव। 20 नवंबर को होगा मतदान। उत्तरकाशी पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। बोले, महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है सरकार। हर जिले से 20,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। आसन कंजर्वेशन रिजर्व झील में पहुंचे हजारों प्रवासी परिंदे। साइबेरिया से उड़कर पहुंचते हैं हजारों पक्षी। पर्यटकों को लुभा रही झील। और उत्तराखंड एसटीएफ ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम का किया खुलासा। बेंगलुरु से मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सीबीआई अधिकारी बनकर की थी 87 लाख की ठगी। अब समाचार विस्तार से। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक निजी संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। निजी संस्थान की ओर से विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को एक मंच पर लाने के लिए पहल की गई है। सम्मेलन में देश भर से 800 से अधिक प्रतिभागी और 100 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं, जिसमें एलोपैथ, मेडिकल, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आयुर्वेद पद्धति का इलाज सदियों से चला आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते आज लोग आयुर्वेद इलाज की ओर आगे आ रहे हैं। आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सक, शोधाचार्य, अनेक बड़े बड़े एम्स से लेकर अनेक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के जो चिकित्सक हैं भाग ले रहे हैं और निश्चित रूप से इनके विचार मंथन से, विचार विमर्श से बहुत सारा अमृत निकलेगा, जो हमारे राज्य के लिए भी, देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आने वाले समय इसका लाभ समूचे चिकित्सा विज्ञान को, आयुर्वेद को मिलेगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर चंपावत जिले के टनकपुर में पदयात्रा का आयोजन किया गया। इसके तहत आयोजित पदयात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। पदयात्रा राजकीय महाविद्यालय से प्रारंभ होकर रामलीला मैदान तक आयोजित की गई। इस पदयात्रा में विभिन्न स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं, भाजपा के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग, कर्मचारी, अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के अवसर पर वक्ताओं द्वारा वल्लभ भाई के राष्ट्रीय एकता के संदेश को दोहराया गया और राष्ट्रीय एकता, नशा मुक्त भारत व मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई। यूनिटी मार्च के जिला संयोजक हिमेश कलखुड़िया ने कहा कि सरदार पटेल से हमें एकता और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा मिलती है। चंपावत जिले का लोहागढ़ विधानसभा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और आज चंपावत विधानसभा का कार्यक्रम टनकपुर में हो चुका है। तो इसमें बड़ी मात्रा में युवाओं ने और माता शक्ति ने, नौजवानों ने, सब लोगों ने भाग लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पद यात्रा का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ है। हरिद्वार को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों की त्रिस्तरीय पंचायत में रिक्त चल रहे 32,934 पदों के उपचुनाव का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 22 नवंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन कल तक होंगे। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रुद्रप्रयाग जिला पंचायत की 1 सीट, उत्तरकाशी और चमोली की 2 क्षेत्र पंचायत सीटों और विभिन्न जिलों के 23 ग्राम प्रधानों के रिक्त पदों के लिए चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नामांकन आज और कल यानी 13 नवंबर को और 14 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया की जानी है। नामांकन सदस्य ग्राम पंचायत,
प्रधान ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत, इन तीनों पदों के लिए नामांकन विकासखंड स्तर पर होगा और सदस्य जिला पंचायत के लिए नामांकन जिला स्तर पर होगा। तो नामांकन की पूरी व्यवस्थाएं जनपदों में कर ली गई हैं विकासखंड स्तर पर और आज नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अगर पदों की बात की जाए कि कितने पद रिक्त हैं, तो जिला पंचायत सदस्य का एक ही पद रिक्त है जो जनपद रुद्रप्रयाग में है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत के 2 पद रिक्त हैं, एक उत्तरकाशी में और एक चमोली में। 2 क्षेत्र पंचायत के पद रिक्त हैं। इसके अलावा 23 पद प्रधान के, ग्राम प्रधान के रिक्त हैं, जो विभिन्न जनपदों में अलग अलग संख्या है। तो ये 23 पद ग्राम प्रधान के भरे जाने हैं। लेकिन जो सबसे अधिक पद रिक्त हैं वो हैं सदस्य ग्राम पंचायत। सदस्य ग्राम पंचायत के वर्तमान में कुल 32,934 पद रिक्त हैं, जिन पर जो है जिनको भरा जाना है इस उपनिर्वाचन में। जनपद उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आज से 19 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेला शुरू हो गया है। इस मेले का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। इस मौके पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि यह वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में प्रत्येक जिले में सहकारिता मेलों के आयोजन किए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य प्रत्येक जनपद में 20,000 महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ना है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और उत्तराखंड में हर जिलों में हम सहकारिता मेले कर रहे हैं। उत्तरकाशी का मेला आज से लेकर 19 तारीख तक होने जा रहा है। आज आपने देखा होगा कि हजारों लोग इस मेले में आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का ये टारगेट है कि हर जिले में 20,000 से लेकर 50,000 महिलाओं को लखपति दी जाए। हमारे जो महिला समूह कोई अच्छा काम कर तो उनको ब्रांडिंग करके जो है देश और विदेश तक उनके जो उत्पाद हैं उनको ले जाना। वहीं इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश व राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन किसानों की आर्थिकी कैसे मजबूत हो और गरीब किसानों को बिना ब्याज के ऋण दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों की महिला समूह किस प्रकार सशक्त हो, इसको बढ़ावा दिया जाना है। देश विकास की रूपरेखा में आगे बढ़ रहा है और जो सहकारिता और सहभागिता कि सबको मिलकर कैसे आगे बढ़े, हमारे पहाड़ों में जो आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, बिना ब्याज के लूट का तमाम प्रकार के कार्यक्रम हमारे सहकारिता से चलाए जा रहे हैं। ये मेला आज से शुरू होकर 19 तारीख तक रहेगा। तो यही हम सबसे कहते हैं कि इसका सब लाभ ले, ताकि हमारे चाहे होम स्टे हो, चाहे स्वयं सहायता समूह हो, तमाम प्रकार के 5 लाख तक के लोन बिना ब्याज के और 1 लाख से 4 लाख तक जो हमारे युवा नौजवान साथी हैं जो अपनी आजीविका को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये बिना ब्याज का लोन रखा गया। देहरादून से करीब 40 किलोमीटर दूर यमुना और आसन नदी के संगम पर एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। पक्षी प्रेमियों को यह नज़ारा अपनी ओर आकर्षित करता है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व झील में इन दिनों प्रवासी परिंदों का डेरा नजर आ रहा है। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पहुंचे हैं। देखिए हमारे संवाददाता महेंद्र तोमर की एक खास रिपोर्ट। सर्दियों की दस्तक के साथ ही विकासनगर की आसन झील पर परिंदों का मेला सजने लगता है। अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च तक यहाँ देश विदेश से सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी पहुँचते हैं। आसन झील में कहीं पानी में झुंड बनाकर तैरते गीज तो कहीं कतार बनाकर उड़ान भरते डक और टील पक्षी नजर आते हैं। वन विभाग के मुताबिक ये पक्षी हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ पहुँचते हैं। पहले यहाँ पे होते थे पंछी, आप यहाँ पे देखेंगे साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, वो आपको इस टाइम पे मिलते हैं। उस इमारत वहाँ पे पत्थर है उस तरफ, वो आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। वहाँ पे पक्षी होते हैं, आप बोटिंग करेंगे, उनके साथ साइड पे जाके देखेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे बैठ के कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ पे टूरिज्म वालों ने अपना बहुत अच्छा फैसिलिटी बना रखी है बैठने के लिए। आसन बैराज में पक्षियां रूस, साइबेरिया, चीन और कजाकिस्तान जैसे ठंडे इलाकों से उड़कर झील में अपना ठिकाना बनाते हैं।
झील में पक्षियों को आसानी से खाना मिल जाता है, साथ ही यह झील उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना भी है। एंड यहाँ पे मतलब वो है बर्ड्स हैं, मतलब पक्षी वगैरह सारे वो वहाँ से आए हैं, विदेश से आए हैं और साइबेरियन रूस पता नहीं कहाँ से ला रखे हैं और मैं यहाँ पर मतलब स्पेशली इन्हीं को देखने के लिए आई थी यहाँ से पोंटा से। आसन बैराज को साल 2005 में भारत का पहला कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था और आज यह जगह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट के रूप में जानी जाती है। यह झील न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरी दुनिया के पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाती है। विदेशी से पक्षी आए हैं, चीन से आए हैं, सब ठंडियों में आते हैं, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक। बोटिंग भी है, लेक बढ़िया है, लेक है, पानी बढ़िया, सब बढ़िया। करीब 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां यहाँ देखी जा चुकी है, जिनमें बार हेडेड गूंज, कॉमन पिंटलेट, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड और कॉर्मोरेंट जैसी प्रजातियां खास आकर्षण हैं। इन विदेशी मेहमानों की विशेष निगरानी में लगे वन दरोगा प्रदीप सक्सेना के मुताबिक इस बार करीब 3,500 विभिन्न प्रजातियों के पक्षी यहाँ डेरा डाल चुके हैं, जिनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, जिनकी सुरक्षा के लिए वन विभाग की टीमों का गठन किया गया है, जो इन विदेशी मेहमानों पर नजर बनाए हुए हैं। जैसा कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व में हर साल जब शीत ऋतु शुरू होती है तो अक्टूबर माह से यहाँ पे पक्षियों का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। इस कड़ी में यहाँ पे सुरखाब है, गैटवाल है, कॉमन पोचार्ड आ चुकी है, जिनकी संख्या लगभग 4,000 के करीब पहुंच चुकी है। इसी तरह जब धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाएगी तो पक्षियों की संख्या में इजाफा होता रहेगा और ये लगभग पहुंच जाएंगे 6 से 7,000 के करीब यहाँ पक्षी पहुंचेंगे। व्यवस्था तो जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए मड फ्लैट्स बनाए गए हैं और इनकी सुरक्षा के लिए लगातार गश्त की जा रही है। इनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए समय समय पर निगरानी करी जाती है। आसन झील में अटखेलियां करते परिंदे मन को मोह लेते हैं। इन परिंदों को यहाँ पहुँचना पर्यावरण को भी संतुलित करता है। आसन बैराज दुनिया भर के पक्षियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। यहाँ आने वाले इन पक्षियों के कारण यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं, जिससे आसपास के लोगों को आमदनी भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम ने देश भर में फैले डिजिटल अरेस्ट स्कैम का भांडाफोड़ करते हुए लगभग 87 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया है। टीम ने इस मामले में गिरोह के मुख्य आरोपी बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को सीबीआई, मुंबई साइबर क्राइम और टेलीकॉम विभाग के अधिकारी बताकर देहरादून और नैनीताल के 2 पीड़ितों को डिजिटली अरेस्ट किया था। व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए उन्हें 48 घंटे तक धमकाकर अलग अलग खातों में कुल 87 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए थे। मुख्य आरोपी के खाते में संदिग्ध 9 करोड़ रुपए का लेन देन पाया गया। आरोपी के खिलाफ देश भर में विभिन्न राज्यों से 24 शिकायतें दर्ज हैं। जांच में आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, कई बैंक चेकबुक और सिम कार्ड भी बरामद किए गए। एसटीएफ ने बताया कि आरोपी राजेश्वरी जीएके एंटरप्राइज नाम की फर्म के माध्यम से धनराशि प्राप्त करता था। गिरोह फर्जी पहचान बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स केस या फर्जी पासपोर्ट जैसे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती थी और आरबीआई जांच के नाम पर पैसा ट्रांसफर कराया जाता था। एसटीएफ प्रमुख वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान वीडियो कॉल पर व्यक्तिगत जानकारी न दें। कोई एजेंसी ऑनलाइन गिरफ्तार नहीं करती। संदिग्ध कॉल या ठगी के मामलों में 1930 और cybercrime.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं। हमने जो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी तो ये सितंबर माह का ही एक मुकदमा है और स्ट्रैटेजी चेंज की वजह से ही हमने तुरंत ढूंढ लिया। इसमें कुछ इन्वेस्टिगेटिव पार्ट्स हैं जो मैं आपको गोपनीयतावश नहीं बता सकता। बाकी जो ये अपराध इसने किया है, इसमें बेसिकली हमने नोएडा और हमारी पुलिस नोएडा पहले गई, फिर हमारी पुलिस उदयपुर में भी जाती थी और आपका यहाँ इसको हमने उठाया तो बंगलौर में यलहंका पुलिस स्टेशन रीजन से है। एंड बरामदगी में इसके साथ अराउंड 6-7 चेकबुक्स बरामद हुई हैं, मोर देन 3 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं और लैपटॉप बरामद हुए हैं। बाकी तफ्तीश जारी है।
विकसित भारत 2047 की कल्पना को साकार करने के उद्देश्य से आज जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार नगर निगम के प्रेक्षागृह में आत्म भारत संकल्प अभियान विषय पर महिला सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में महिलाओं ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि आज कोटद्वार क्षेत्र में दर्जनों महिला समूह स्वदेशी अपनाकर विभिन्न उत्पाद और वस्तुएं तैयार कर स्वावलंबी हो रही हैं। महिलाओं को और अधिक मजबूत बनाने के कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से हम लोगों को लोकल सामानों के लिए वोकल होना है, उस पर बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को मिली। किस तरह से भारत विकसित हो रहा है, हर क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसकी भी जानकारी हमको मिली। साथ ही साथ सबसे सुंदर जैसे कहते हैं ना, पूरे कार्यक्रम में जो 4 चांद लगा, वो हमारी जो पुरानी नेत्रियाँ रही हैं, जिनके संघर्ष की वजह से उत्तराखंड हम लोगों को मिला है। सौभाग्यशाली हम लोग कि हमें उत्तराखंड मिला। बहुत संघर्ष सभी बहनों ने किया है, चाहे वो डंडे खाने हो, जेल जाना हो, गोली खाने हो, बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद तो उनका आज यहाँ पर सम्मान हुआ। वहीं दायित्वधारी मधु भट्ट ने कहा कि आज महिलाएं अपने घर के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। इसके साथ ही स्वयं मेहनत कर आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रही हैं। महिलाओं की बड़ी भागीदारी से भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। हमारी संस्कृति के चाहे हमारे घर का जो खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, उसको स्वदेशी उत्पाद को बढ़ाते हुए अगर हम इसको अपनाते हैं और हम इसका प्रचार प्रसार करते हैं, हम उसमें गौरव अनुभव करते हैं, तो यही आत्मनिर्भर भारत की यही सबसे बड़ी तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा जब हम अपनी जो हमारी वस्तुएं जो हम बनाते हैं, जो हमारी भारतीय जो हमारी जो कृषि है, जो हमारा रहन सहन, बोली भाषा है, अगर हम इसको हम गौरव के साथ अगर हम इसको अपनाते हैं तो ये हमारा आत्मनिर्भर भारत बनेगा। वहीं इस मौके पर महिला समूह संचालिका अनीता उपाध्याय ने बताया कि वह विभिन्न वस्तुएं बनाती हैं। इसके लिए वह कच्चा माल ग्रामीण क्षेत्रों से इकट्ठा करके लाती हैं, जिससे वहां की महिलाओं को भी रोजगार मिला है और उनकी आर्थिकी भी मजबूत हुई है। पहले भीमल रस्सी का कार्य करती थी, जिसमें कि मैं ये भीमल की रस्सी से ये टोकरी वगैरह बनाती हूँ। अब मैंने साथ ही साथ ऑर्गेनिक जैसे हमारी दालें हैं, रयास है और चीनी वगैरह जो हैं, उड़द, मंडवे का आटा, चावल का आटा, इनका भी मैं कार्य कर रही हूँ। साथ ही साथ ये मैंने अभी एक लॉन्च किया है, दगड़िया अरसा रोटाना, हमारा घर में हम बनाते हैं। ये है हमारा, ये हमने अभी लॉन्च किया है, अरसे और रोटाने, जिसमें कि मेरे साथ हमारी 3-4 बहनें लगी हुई हैं। दिल्ली में हाल ही में हुए बम विस्फोट पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था ऐसी घटनाओं का पुरजोर विरोध करती है। समाज को इनके प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगती है, जिसकी जांच जारी है। अभी 10 तारीख को जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए, उसकी हमारी संस्था भर्त्सना करती है और सब लोगों से कहना चाहती है समाज से कि समाज सचेत रहे, जागरूक रहे, क्योंकि जिस तरह का ये मॉड्यूल सामने आ रहा है और ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं आपके बीच। बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम, और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से अपनी विधानसभा में हुए नुकसान का फीडबैक लिया। मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश के अंदर इस बार भीषण आपदा आई थी, जिसमें मसूरी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 17 लोगों की मृत्यु भी हुई। 5 पुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। उन्होंने कहा कि विभागों को आपदा से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति जल्द करने की हिदायत दी है। आज मैंने पेयजल निगम, सिंचाई, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था और सभी बिंदुओं पर विस्तारवार चर्चा हुई। आपदा के कुछ काम शासन स्तर पर लंबित हैं, कुछ काम हो चुके हैं, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमें तुरंत उस समय बिजली चालू करने की थी। जखोली ब्लॉक के टाट गांव में भारतीय स्टेट बैंक की आरसीटी रुद्रप्रयाग की ओर से 10 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान महिलाओं को मशरूम उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया, बीज की तैयारी, सबस्ट्रेट तैयार करना, तापमान और आर्द्रता नियंत्रण, रखरखाव, पैकिंग, भंडारण के साथ ही विपणन से जुड़ी सभी तकनीकी जानकारियां दी जा रही हैं। इस कार्यक्रम में उद्यमिता विकास कार्यक्रम से संबंधित विषयों की जानकारी संस्थान के प्रशिक्षक वीरेंद्र बर्तवाल ने दी। इसके साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण प्रशिक्षिका मेघा रावत ने दिया। सर, ये जो टाट गांव में बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। इसमें जो एनआरएलएम समूह की महिलाएं था उनमें से 25 लोगों को दिया गया है। ग्रामीण जो महिलाएं थी उसमें युवतियां भी थी। तो 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम, उनको ऑयस्टर मशरूम सिखाया गया और जो लोकल जैसे पुआल हो गया और गेहूं का भूसा हो गया, उससे मशरूम तैयार करना उनको सिखाया गया। और इस दौरान मास्टर ट्रेनर जो थी हमारी मेघा रावत, वो पहले से मशरूम का काम करती बहुत अच्छा, तो बाय प्रैक्टिकल उनको एक एक स्टेप उनको सिखाया गया। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र में जो साइंटिस्ट है मशरूम के, उनके द्वारा भी उनको समझाया गया, क्षेत्रीय भ्रमण करवाया गया। और इस दौरान उनको मार्केट से रिलेटेड और मशरूम की वर्तमान समय में जो डिमांड है डिंगरी मशरूम की, उसमें अलग अलग प्रजातियां, उसको तैयार करना, औषधीय मशरूम और खाद्य मशरूम, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और ये बैच जो था बहुत ही अच्छा बैच है और लगभग अभी इन लोगों ने 30 बैग मशरूम के लगाए हैं और 60 किलो भूसे पे हमने प्रैक्टिकल किया है और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा। लोगों ने पूरा सहयोग दिया। जो ग्रामीण महिलाएं थी सुबह 10 बजे से और लगभग 4-5 बजे तक ये लोग रहते थे यहाँ पे। यही नहीं, मशरूम ही नहीं है, उनके साथ साथ उनके अंदर जो आत्मविश्वास पैदा करना और आपको उद्यमिता से संबंधित जानकारियाँ भी उनको दी गई हैं। और पूरा मुझे लगता है कि सर ये जो कार्यक्रम है बृहद स्तर पर करेंगे और ये कार्यक्रम जो है सफल रहेगा, बहुत ही अच्छा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र जाखधार का भ्रमण किया गया, जहां डॉक्टर अंशुल की ओर से मशरूम यूनिट भ्रमण के दौरान भारत में पाए जाने वाले विभिन्न खाद्य एवं औषधि मशरूम के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां महिलाओं को दी गई। संस्थान के निदेशक किशन रावत ने कहा कि ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान उन महिलाओं या जरूरतमंदों को प्रशिक्षण देता है जो संस्थान तक नहीं पहुँच सकते। कुछ हमें जो केंद्रीय हमारा MORD है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये हमें परमिशन देता है कि हम अपने 25% कुछ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो हम गाँव के स्तर पे भी करें, क्योंकि ऐसे कई हमारी महिलाएं हैं जो हमारे संस्थान तक आ नहीं पाती क्योंकि उनके पास कई सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको वहीं पे कृषि आधारित या कुछ ऐसी चीज़ जो गाँव पर ही हम उनको ट्रेन कर सके और वो आजीविका से उत्पन्न कर सके, हम उस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं। मशरूम उत्पादन का इसलिए बहुत बढ़िया स्कोप है क्योंकि एक तो जो मौसम है वो इसके बहुत अनुकूल है और साथ में उसको हम प्रिजर्व करके अगर हम इसकी प्रोसेसिंग करें तो उसमें अच्छी खासी आमदनी होने की पूरी संभावना है। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम में राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में खेल निदेशालय देहरादून के निर्देश पर शिक्षा विभाग अल्मोड़ा की ओर से 3 दिवसीय अंडर 14, 17 और 19 वर्ष बालक वर्ग की राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता में अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून और टिहरी जिलों के प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच अंडर 14 देहरादून और पौड़ी के बीच खेला गया, जिसमें पौड़ी जिले की टीम विजेता रही है। अंडर 17 वर्ग में नैनीताल ने उधम सिंह नगर जिले को हराकर जीत हासिल की। टूर्नामेंट चल रहा है, इसमें अंडर 14, 17 और 19 के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं
और इसमें 7 हमारे ज़िले प्रतिभाग कर रहे हैं और इसके बाद सभी ग्रुपों के बच्चे सेलेक्ट होकर नेशनल में प्रतिभाग करेंगे। राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता बालक वर्ग की संयोजक नीमा शाह ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। खेलों के माध्यम से खिलाड़ी प्रोत्साहित हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा इन खेलों को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए अलग अलग तरह की स्कीम जैसे खेल महाकुंभ के अंतर्गत और मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी के अंतर्गत स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं बच्चों को। अभी हमारे नैनीताल में ही 38वें नेशनल गेम हुए जिसमें गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो प्राप्त खिलाड़ी थे उन्हें नौकरी तथा बहुत अच्छी धनराशि से नवाजा गया। बास्केटबॉल खिलाड़ी चंदन नयाल ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, वो आगे भी टूर्नामेंट में जीतने का प्रयास करेंगे। पौड़ी जिले के अनुकल्प भटनागर ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता का प्रथम मैच जीता है, आगे भी बेहतर प्रदर्शन का प्रयास करेंगे। और हम यहाँ अल्मोड़ा में राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा और हमारा अभी एक मैच हुआ जिसके बाद हमारा एक और मैच है। ऐतिहासिक 73वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेला कल से शुरू होगा। मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेले के लिए गौचर बाजार समेत मेला स्थल को पूरी तरह से सजाया व संवारा गया है। इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उपजिलाधिकारी सोहन सिंह रांगड़ का कहना है कि इस मेले को नवीन रूप देने का प्रयास किया गया है। सरकारी स्टॉल को भव्य रूप दिया गया है। इसके साथ ही इस दौरान चक्रव्यूह का भी मंचन किया जाएगा। इस वर्ष जो हमारा 73वां औद्योगिक और विकास सांस्कृतिक मेला है इसका कल उद्घाटन माननीय सीएम साहब के द्वारा किया जाना है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो अभी तक की जो दुकानें स्टॉल है वो पूरा निर्माण हो चुका है। सजावट का कार्य लगातार चल रहा है। पंडाल भी लगभग पूरा तैयार है, बस सिटिंग अरेंजमेंट का होना है और मंच भी पूरी तरह से तैयार है। पूरी तरह से इस वर्ष जो है इसको नवीन रूप देते हुए जो है भव्य और दिव्य तैयारियाँ की जा रही है। वहीं कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल का कहना है कि यह मेला पारंपरिक मेला है जो भारत तिब्बत के व्यापार से जुड़ा हुआ है। मेले में कोई कमी न रह जाए इसके लिए काम किया जा रहा है। ये गौचर का हमारा पारंपरिक मेला है और गढ़वाल मंडल में केवल एक ही मेला पहले होता रहा है, गौचर मेला। इसमें भारत तिब्बत के कई ऐसे व्यापारिक संबंध रहे हैं जिसमें व्यापारिक केंद्र गौचर में रहा है और उसी के माध्यम से धीरे धीरे आज इस मेले को नया रूप दिया गया है, नया स्वरूप दिया गया है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन का किया शुभारंभ। आयुर्वेद को मिल रहा वैश्विक बढ़ावा। टनकपुर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पदयात्रा में भी हुए शामिल। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के नामांकन प्रक्रिया जारी। 32,934 पदों के लिए होगा चुनाव। 20 नवंबर को होगा मतदान। उत्तरकाशी पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बोले, महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है सरकार। हर जिले से 20,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। आसन कंजर्वेशन रिजर्व झील में पहुंचे हजारों प्रवासी परिंदे। साइबेरिया से उड़कर पहुंचते हैं हजारों पक्षी। पर्यटकों को लुभा रही झील। और उत्तराखंड एसटीएफ ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम का किया खुलासा। बेंगलुरु से मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सीबीआई अधिकारी बनकर की थी 87 लाख की ठगी। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें।
नमस्कार।